उपचुनाव में जनादेश से अहम संदेश आया है। उत्तराखंड में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव पर कांग्रेस को जीत की संजीवनी मिली है, तो वहीं बसपा एक बार फिर से लगातार हार से जूझती हुई दिखी है। उधर अलग अलग राज्यों में 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटें जीती, तो बीजेपी ने 2 सीटें हासिल की। उत्तराखंड की बात करें तो जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, उनमें से एक पहले से ही कांग्रेस के पास थी, जबकि दूसरी सीट पर बसपा काबिज थी। उधर अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव की बारी है, तो क्या यह जनादेश भविष्य का संदेश साबित होगा? क्या पहाड़ के नतीजे कांग्रेस को संजीवनी दिखा रहे हैं? और बसपा क्यों लगातार डाउनफॉल देख रही है? इसी मुद्दे पर आज की महाबहस, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। उपचुनाव में जीत, पहाड़ में कांग्रेस को संजीवनी। दोनों जगह कांग्रेस जीत गई है। श्री बद्रीनाथ जी की कृपा से हम बद्रीनाथ भी जीत गए हैं और हम मंगलौर भी जीत गए हैं। और इस जीत में जहां बद्रीनाथ और मंगलौर की जनता जनार्दन की बहादुरी का परिणाम है। मंगलौर में कांग्रेस का मंगल, बसपा फिर विफल। लोकतंत्र की जीत है और जो लटतंत्र चलाने की उत्तराखंड में कोशिश की थी, उस लटतंत्र का उत्तराखंड ने जवाब दिया है। यहाँ मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे विपक्षी दल हैं, कि आप लोगों के दिल जीतने की कोशिश कीजिए, बूथ जीतने की कोशिश मत कीजिए। चुनाव शुचिता का चुनाव था, नैतिकता का चुनाव था, बद्रीनाथ के स्वाभिमान का चुनाव था। पूरी जनता ने बद्रीनाथ के स्वाभिमान के लिए वोट डाला है और ये दिखाया है दिल्ली की सरकार को भी, उत्तराखंड की सरकार को भी, यदि अनैतिक रूप से तुम राजनीति करोगे तो निश्चित रूप से जनता सबक सिखाएगी। पहाड़ की लड़ाई, कहां चूक गई बीजेपी? गरीब पीरान के लिए से लगा हुआ मंगलौर, जहां मुस्लिम है, और बद्रीनाथ जहां हिंदू है, जब बद्रीश भगवान का मंदिर है। आप हिंदुओं के भी नहीं हो पा रही बीजेपी, ना मुसलमानों की। ऐसा नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव में हमको 8000 वोट वहाँ प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस प्रकार का समीक्षा करना कोई बहुत नहीं रहता। मैंने कहा कि जिस प्रकार से सारे दलों ने मिलकर और एक रणनीति के तहत इस प्रकार की स्थिति बनाई, उसमें कहीं ना कहीं हमारी चूक रही है और भविष्य को ठीक करेंगे। पहाड़ का जनादेश अब यूपी में योगी वर्सेस अखिलेश। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। नेहा जोशी हैं बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सूर्यकांत धस्माना जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के उत्तराखंड, प्रतिभान त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, राजेश पासवान दलित चिंतक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल नेहा जी आपसे। आज उत्तराखंड में जो दोनों सीटों पर उपचुनाव हुए, दोनों में कांग्रेस जीत गई। अब उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले अयोध्या और उसके बाद बद्रीनाथ, प्रभु का संदेश है साफ। धन्यवाद। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस भगवानों का भी इस्तेमाल, हमारे जो आराध्य हैं उनका भी इस्तेमाल, उनकी चर्चा इस टोन में कर सकती है कि चुनाव के संदर्भ में वो भगवान की बात कर रही है। ये हमारे आराध्य देव जिनके वो नाम ले रहे हैं, तो इसका एक जुमला बनाकर उसको इस तरीके की डिस्कशन में लाना, मुझे लगता है पहले तो वही दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक रिजल्ट का सवाल है, बद्रीनाथ सीट पहले भी कांग्रेस की ही थी। भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा। 5000 वोट से हम लोकसभा में इस सीट को जीते थे, 8000 वोट से, और 5000 वोट से ये सीट हम हारे हैं। क्या कारण रहे हार के? प्रत्याशी सिलेक्शन में कुछ कमी रही, या जो भी और कारण रहे उसकी समीक्षा की जाएगी। मंगलौर चुनाव भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं है, लेकिन इस बार हारते हारते कांग्रेस रह गई। मात्र 500 से भी कम वोट के डिफरेंस से वहां पर जीते हैं और हमने अपना वोट शेयर 20% से बहुत बढ़ाया है। 20% हमारा वोट शेयर था, 38% इनका था, और इस बार नेक टू नेक मुझे लगता है कि पॉइंट समथिंग % का डिफरेंस रहा है। तो कांग्रेस बहुत उत्साहित दिख रही है। मैं बधाई दूंगी उनको। देखिए, लोकतंत्र का हिस्सा है ये, किसी की जीत होगी तो किसी की हार होगी, लेकिन बहुत उत्साहित होने के कारण है नहीं इनके पास। सूर्यकांत जी, एक सीट पहले से कांग्रेस के पास थी और दूसरी सीट पर बीजेपी ने अपना वोट परसेंटेज जो है वो कई गुना बढ़ा लिया है। तो भले ही उपचुनाव की 2 सीटें हैं, भाजपा मान रही है कि इस जीत को आप जनादेश समझें आने वाले चुनावों का,
या और उपचुनाव जो अलग अलग स्टेट्स में होने वाले हैं उसको बार बार कोट करें तो ये अनुचित होगा? आस्था, सबसे पहले मैं भगवान बद्रीनाथ जी को प्रणाम करते हुए, बद्री धाम की यात्रा चल रही है, 4 धाम की यात्रा चल रही है उत्तराखंड में, और पूरे विश्व के सनातनियों का सबसे बड़ा धाम, पवित्र धाम, क्योंकि इसको मोक्ष धाम कहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने जब 4 धाम स्थापित किए थे तो सबसे अंत में बद्रीधाम स्थापित किया था, इसलिए उसको मोक्ष धाम कहते हैं, क्योंकि उसके बाद केदारनाथ जी में आकर के उन्होंने समाधि ले ली थी। तो उस बद्रीनाथ जी से जो संदेश गया है, पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ जी विशंबरम। भगवान बद्रीनाथ जी ने, क्योंकि साक्षात बद्रीनाथ, कलयुग में उसको हम साक्षात भगवान कहते हैं बद्रीनाथ जी को। वो तो ठीक है, उस उनकी महिमा, जी से जो संदेश दिया है, क्योंकि आस्था, हर भक्त जानता है, लेकिन यहाँ चुनावी चर्चा हम करें मेरी बात, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं यहाँ चुनावी चर्चा कर रहा हूँ। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे कहने वाले कह रहे हैं कि भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। जो राम को लाए थे, मतलब जो पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को बनाता है, सृष्टि को चलाता है, नहीं करना चाहिए, यही तो हम कहते थे। लेकिन बद्रीनाथ जी ने जो संदेश दिया है, अयोध्या ने भी दिया था, प्रयागराज जहां गंगा और जमुना का संगम है उसने भी दिया था, और राम कथा में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई स्थल है, कोई स्पॉट है तो वह चित्रकूट, उसने भी वो संदेश दिया था। और अब 99.5% हिंदू पॉपुलेशन वाले, ठीक है, श्री बद्रीनाथ विधानसभा ने जो संदेश पूरे देश को दिया है वो ये दिया है कि पूरे भारत में जो सबसे बड़ी चीज है वो मोहब्बत है। और जो मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत का शोरूम जिसको कहते थे ये लोग, राहुल गांधी ने जो संदेश दिया पूरे देश को, ठीक है बद्रीनाथ जी ने, मैं लौटूंगी आपके पास, यानी कांग्रेस कुल मिलाकर उनकी, आप बात समाप्त कर रहा हूं, 10 सेकंड सर, 10 सेकंड और भी पैनलिस्ट है हमारे बीच में। पिराने कलियर के चरणों में मंगलौर है। उस पिराने कलियर से और श्री बद्रीनाथ जी से जो संदेश पूरे देश को गया है वो मोहब्बत का संदेश गया है। और जो बात राहुल जी ने पार्लियामेंट में कही थी कि कोई एक दल, कोई एक संगठन, कोई एक व्यक्ति ये ना सोचे कि वो सारे देश के और दुनिया के हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है, आज श्री बद्रीनाथ जी ने वो संदेश पूरे देश को दिया। ठीक है सूर्यकांत जी, मैं चर्चा में दीपक जी को लाना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे बीच में। मैं लौटूंगी सूर्यकांत जी। अच्छा ठीक है, नेहा जी आप काउंटर करना चाहती हैं, 10 सेकंड और उसके बाद दीपक जी। आस्था जी, मैं थोड़ा सूर्यकांत धस्माना जी को पूरे सम्मान के साथ याद दिला दूं कि बद्रीनाथ सीट एक पेंडुलम सीट रही है हिस्टोरिकली। अगर देखें तो एक बार कांग्रेस की झोली में जाती है, एक बार भाजपा की झोली में आती है, वही ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, कांग्रेस ने अपनी सीट रिटेन करी है। और जहां तक पिरान कलियर के चरणों में जो मंगलौर विधानसभा है जिसकी चर्चा कर रहे हैं, दल बदल धस्माना जी मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया था, आशा है आप मेरी बात पूरी होने देंगे। जो पिरान कलियर के चरणों में समर्पित कर रहे हैं आदरणीय धस्माना जी इस सीट को, कांग्रेस ने वहां पर एक धर्म विशेष की राजनीति कर कर हमेशा जीत हासिल की है, और इस बार भी वही फॉर्मूला उन्होंने अपनाया। ये तुष्टीकरण की राजनीति है जो कांग्रेस की रीति नीति रही है, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं पड़ने वाली। भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा, तुष्टीकरण में ना पड़ते हुए, और ऑलमोस्ट इनको हराते हराते हम रह गए हैं केवल 500 से भी कम वोट से। ठीक है सूर्यकांत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं दीपक जी का रुख करूंगी फिर। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए बिल्कुल दो एकदम ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, एक जगह 99.5% हिंदू पॉपुलेशन बद्रीनाथ जी, वहां से कांग्रेस जीत रही है, और एक तरफ हुए हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं। मंगलौर में आप कह रहे हैं कि मैं निवेदन कर रहा हूं, हम तो पूरे देश की, बिल्कुल हम धर्म की बात नहीं करते, हम राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करते ही नहीं है। हम तो देश के अंदर, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे नेता ने पार्लियामेंट के अंदर जो अभय मुद्रा दिखाई थी, भगवान शंकर की भी दिखाई थी, गुरु नानक जी। ठीक है धस्माना जी, एक सेकंड, आप दोनों ने अपनी बात रखी और भी पैनलिस्ट हमारे बीच में हैं, उनको मौका देते हैं बोलने का। दीपक जी, उत्तराखंड में जो 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीती है, अब एक तरफ अयोध्या का नतीजा सामने है, वहां पर INDIA गठबंधन जीता, यहां बद्रीनाथ सीट कांग्रेस ने जीती, तो अब
ये आरोप लगाया जा रहा है कि धर्म के नाम पर या प्रभु के नाम पर यह राजनीति क्यों कर रहा है विपक्ष, जबकि पूर्व में ये कहता रहा है, इसी इल्जाम को वो भाजपा पर लगाता रहा है। तो पहले जिस तरह अयोध्या को कोट किया जाता था, अब उसी तरह बद्रीनाथ सीट को कोट किया जा रहा है। देखिए आस्था जी, आज उपचुनाव में जो जनादेश दिया है हिंदुस्तान की दुतुली जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने, मैं उसके लिए उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। और देखिए उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, चिल्ला चिल्ला के लोग डबल इंजन की बात करते थे, आज इनका डबल इंजन पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और रहा सवाल देखिए भगवान का, प्रभु का, हमारे लिए प्रभु जो है वो आस्था का केंद्र हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सदैव भगवान को जो है वो राजनीति का केंद्र बनाया। जब इनसे काम के आधार की बात करती थी जनता, जब इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई की बात करती थी, तो ये प्रभु श्री राम के नाम की चादर ओढ़ लेते थे। देखिए अभी तो आपने पहाड़ में देखा, अभी उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों में उपचुनाव होने, और देखिएगा उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन 10 के 10 सीटें जीतने जा रही है, क्योंकि अभी आज जो उपचुनाव के आस्था जी जो परिणाम आए हैं, ये तो अभी झांकी है, अभी उत्तर प्रदेश बाकी है। और ये देखिए नाराजगी का वोट है, जनता जो है ये भगवान देखिए जितने आस्था जी हमारे हैं, मैंने बार बार कहा उतने ही भगवान प्रभु श्री राम आपके हैं या बद्रीनाथ जी आपके हैं, आपके लिए भी आस्था का केंद्र है। लेकिन इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने सदैव जो है भगवान को भुनाने का काम किया। जब भी इनसे काम की बात होती थी, ये प्रभु श्री राम के नाम की चादर ओढ़ लेते थे। देखिए ठीक है, अच्छी बात है, जितने सब हर आदमी धर्म में विश्वास करता है, हर आदमी प्रभु को आगे करके चलता है, सही बात है। राजनीति में कभी प्रभु का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इन्होंने ही कहा, बार बार इन्होंने कहा, हम अयोध्या की बात अगर कर लें, फैजाबाद की हम बात कर लें, तो इन्होंने बार बार कहा कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। आप बताइए कितनी विवादास्पद बात है कि प्रभु श्री राम को कोई ला सकता है? अरे राम तब भी थे जब हम इस दुनिया में नहीं थे, और राम तब भी होंगे जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। ठीक है नेहा जी, राम प्रभु श्री राम देखिए आस्था जी तब भी थे जब हम इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उसके बाद ये हर बात पे प्रभु श्री राम के नाम की चादर ओढ़ लेते थे। आरोप ये कि आप लोग कहा करते थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और आज आप लोग कह रहे हैं कि अयोध्या और बद्री विशाल का नाम पॉलिटिक्स के लिए लिया जा रहा है। तो कौन धर्म और भगवान के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहा है? नहीं आस्था जी, आप जानती हैं कि प्रभु श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर अयोध्या जी में बनना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प था, और उस संकल्प को भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक तरीके से पूरा किया। तो इस बात से किसी को असहमति नहीं हो सकती, एक फैक्ट है। फैक्ट और नॉन फैक्ट में सेपरेट करना हमें आना चाहिए। लेकिन हमने ये जिस नारे की भी बात कर रहे हैं, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, ये गाना है, एक प्रसिद्ध एक गायक है, उनका एक गाना है जिसको पब्लिक ने इतना पसंद किया कि उसको मोदी जी के नाम पे या योगी जी के नाम पे उसको भरपूर प्रयोग किया गया। बहुत सारे ऐसे गाने आते हैं। लेकिन आज जिस संदर्भ में बात हो रही है आस्था जी, मैं आप ही के शो में थी आज दिन में, आपको ध्यान होगा जब कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार प्रवक्ता ये तक कह गए कि केदारनाथ बाकी है। केदारनाथ की दिवंगत विधायिका, उनकी चिता की आग ठंडी नहीं हुई है, लेकिन ये ऑलरेडी वहां की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। सूर्यकांत जी नहीं, देखिए प्रवक्ता ने अगर ऐसा कह दिया कि केदारनाथ अभी बाकी है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अभी आप अगर दिवंगत शैला रानी रावत, हमारी बहन, हमारी पार्टी में ही थी, पहले आपकी पार्टी में चली गई, जो वो पूरा प्रकरण में डिस्कस नहीं करना चाहता, केदारनाथ के विकास की खातिर ही वहां से अलग हुई थी। भी उनकी तो अंत्येष्टि भी नहीं हुई थी, और आपके मुख्यमंत्री जो है वहां दिल्ली में जाकर के केदारनाथ जी का मंदिर का शिलान्यास करके आ गए। आप बात कर रहे हैं कि हम उनकी चिता में ठंडी नहीं हुई, और हमने उनका कह दिया कि केदारनाथ बाकी है। इस तरह की नहीं, भ्रम नहीं फैला रहा हूं मैं आपको सच बात बता रहा हूं कि दिल्ली में जो केदारनाथ मंदिर का जो कार्यक्रम था, उसमें मुख्य अतिथि कौन था? उसमें मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी थे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें, लेकिन आप अगर इस बात को कहेंगे कि हमारी किसी प्रवक्ता ने कह दिया, लेकिन आप इस बहस को किसी और दिशा में ले जा रहे हैं। मैं उस मंदिर का विरोध ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मंदिर का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ कि आज जो अभी हमारे साथी समाजवादी पार्टी के कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं, देखिए पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे अयोध्या में राम मंदिर बनने का आदेश हुआ। पूरे देश की 140 करोड़ जनता ने इसको स्वीकार किया। एक भी किसी वर्ग के लोग ने, किसी पार्टी के लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, सबने स्वागत किया। क्योंकि हमारा हमेशा ये कहना था कि जो देश में आग लग जाएगी। अरे हमारी पार्टी क्या कहती थी? हमारी पार्टी ये कहती थी, अरे आप मेरी पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी हैं,
मेरी पार्टी की प्रवक्ता आप नहीं है, मेरी पार्टी की प्रवक्ता आप नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी पार्टी का जो स्टैंड था, वो स्टैंड ये था कि जो न्यायालय बोलेगा उस न्यायालय की बात को हम मानेंगे। नेहा, हमारी पार्टी का स्टैंड सुनिए, हमारी पार्टी का स्टैंड ऑन रिकॉर्ड है। दोनों शांत हो जाइए। कुल मिलाकर विपक्ष की बहस अब इसके इर्द गिर्द घूम रही है कि राम किसके, और दोनों एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि कौन इस पर राजनीति कर रहा है। राम सबके हैं, सबको मर्यादा सिखाते हैं, सबको जीवन में किस तरह मर्यादित रहना चाहिए वो मर्यादा सिखलाते हैं। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। हमारे बीच में दो पैनलिस्ट और हैं। एक सेकंड सूर्यकांत जी, मैं लौटूंगी, लेकिन दो पैनलिस्ट और हैं जो अभी तक बात नहीं रख पाए हैं। राजेश पासवान जी हमारे बीच में, ठीक है, दलित चिंतक। लेकिन इसका जवाब मेरे से जरूर मैं बिल्कुल आपके पास लौटूंगी फिर से। राजेश पासवान जी, आज देश में जो है 13 और अलग अलग सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिनमें से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, 2 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। अब बसपा का जो ग्राफ है वो आप उपचुनाव से उठाकर देखिए, पूर्व में अगर यूपी की बात करें, आप उत्तराखंड की बात करें या कहीं किसी भी बात कर लें, उसके बाद लोकसभा में आकर देखिए और अब फिर उपचुनाव में देखिए, ये डाउनफॉल लगातार जारी है। ये क्यों स्थिति हो गई बसपा की? देखिए, किसी को जिताना और किसी को हराना और उसके लिए कैंपेन करना ये मेरा मकसद नहीं है। लेकिन जहां तक आज जिस चर्चा का विषय है, देखिए उत्तराखंड का जो रिजल्ट है ये थोड़ा सा प्रत्याशित इसलिए है क्योंकि बाकी जगहों पे भी उपचुनाव हुए हैं, 13 जगहों पे, जहाँ पे सत्ताधारी पार्टी को वहां पे सीटें जीती है उनकी। लेकिन उत्तराखंड में सत्ताधारी पार्टी रहने के बावजूद वहां पे, मतलब उत्तराखंड में सत्ताधारी पार्टी होने के बावजूद उनकी सीटें हारी है। जैसा धस्माना जी बता रहे थे, इससे पहले भी ये कांग्रेस के पास थी और दूसरे भी जो हारे हैं वो भी पुराने कांग्रेसी थे। मैं एक ट्रेंड के बारे में बता रहा हूँ। मेरे एक अच्छे बीजेपी के मित्र हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी चुनाव नहीं जीतती है, विपक्ष चुनाव हारता है। तो जब से विपक्ष की यूनिटी मजबूत होने लगी है, तब से बीजेपी के लिए एक तरह से चुनाव जीतने वाली स्थितियां कमजोर पड़ने लगी है। जहां तक बीएसपी की बात है, मैं बीएसपी का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ, बीएसपी की बात बीएसपी वाले जानेंगे। लेकिन और उनका जो माइंडसेट है उसे समझने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि माना जाता था कि बसपा के साथ वो ब्लाइंडली खड़ा रहता है, रैलियां हो ना हो, जनसंपर्क हो ना हो। जी, एक समय था जब बसपा के साथ दलित वोटर जुड़ा हुआ था इमोशनली, और तब बसपा भी दलितों के साथ जुड़ी हुई थी, बसपा के नेता भी दलितों के साथ जुड़े हुए थे। आज स्थितियां अलग हो चुकी हैं, सब कुछ ट्विटर पे और फेसबुक पे और रैलियों तक ही सीमित रह गया है। दलित मिडिल क्लास है, दलित समाज का जो तबका है, वह, मैंने पिछले भी डिबेट में कहा था कि वो सत्ता से बहुत उम्मीद रखता है, और सत्ता से जब उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती तो वो विपक्ष में अपने लिए संभावनाएं देखता है। तो पिछले 10 वर्षों में दलित समाज की उम्मीदें बहुत कम हुई हैं। इस बीजेपी सरकार के पास इच्छा शक्ति बहुत है, संसाधन बहुत है, लेकिन जो ग्राउंड पे डिलीवर करने वाली जो प्रवृत्ति है वह बहुत कम है, और दलित समाज को ये लगता है। लेकिन बसपा से मोह भंग का क्या कारण है? मेरा मूल सवाल यही था कि बसपा से मोह भंग का क्या कारण है? बसपा सत्ता में अभी नहीं है, और बसपा जब सत्ता में थी तो उसके साथ उनकी ताकत थी, और बसपा ने सत्ता में रहते हुए एक नए ट्रेंड सेट किए थे। लेकिन उनके चुनावी समीकरणों ने, चुनावी गठबंधनों ने आज उनको हाशिए में छोड़ दिया है। हाँ। और ये विडंबना है कि जिन्होंने बसपा की ताकत लेकर के सरकारें बनाई, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही बसपा को कमजोर करने में। वो अलग विषय है, वो अपनी बात कहेंगे। शुक्रिया। रतिभान त्रिपाठी जी हमारे बीच में है। रतिभान जी, आज निश्चित रूप से कांग्रेसी खेमे के लिए एक फिर से उत्साहित करने वाली बात है। एक तो उपचुनाव में ओवरऑल ज्यादा सीटें उनकी आई हैं, और उत्तराखंड में 2 सीटें उन्होंने जीत ली, और ये कहने का मौका बार बार, आप देखिए जब से अयोध्या से अवधेश प्रसाद जीते हैं, विपक्ष के हर नेता अवधेश प्रसाद को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, पार्लियामेंट में उनको अपने साथ बैठाते हैं, बार बार अयोध्या कोट करते हैं। उसके साथ आज एक नाम और जोड़ दिया गया, बद्री विशाल, यानी बद्रीनाथ सीट। जी, ये दरअसल जीत का अवसर है कांग्रेस के लिए, खुशी की बात है उनके लिए। लेकिन प्रतीकों के जो प्रयोग कांग्रेस कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है। जो भारतीय जनता पार्टी प्रतीकों के प्रयोग कर रही थी, उन्हीं प्रतीकों के प्रयोग कांग्रेस करने लगी है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रकारांतर से विजय भी कही जा सकती है। जिस पिच पर वो लाना चाहते थे, वही उसी पिच पर ये लोग दौड़ने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी कहेगी, लेकिन ये लोग तो बात कहते कि नहीं, हम धर्म की बात नहीं करते, हम अब वही जय बद्री विशाल कह रहे हैं, वही जय श्री राम कह रहे हैं, तो वो लगभग वही तरीका अपना लिया है। और जहां तक बात उपचुनाव के में हार की है, एक सीट कांग्रेस ने दोनों सीटें जीत ली हैं, एक बसपा की थी
और एक कांग्रेस की ने अपनी ही सीट जीत ली। मुश्किल ये है भारतीय जनता पार्टी के पास कि ये अपने जो विश्वसनीय लोग हैं उन पर विश्वास न करके उत्तराखंड की भी जो 2 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी थे वो दोनों कांग्रेस में थे और वो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के उधार के प्रत्याशियों से काम चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने सबक सिखाया है, उसे आत्मचिंतन के लिए मजबूर किया है, उसे मतलब दल बदलुओं की राजनीति को नकार रही है जनता, आप ये कहना चाहते हैं। ठीक है सूर्यकांत जी, अपने लोगों पर भरोसा करो, अपने लोगों को आगे करो, नहीं तो ये स्थितियां और आगे बहुत बुरी हो सकती हैं। और अभी तो उत्तराखंड ये झांकी उत्तर प्रदेश बाकी है, ये बात भी आगे आएगी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, इसलिए अपने विश्वसनीय घोड़ों पर ही दांव लगाना पड़ेगा, अपने विश्वसनीय घोड़ों पर ही दांव लगाना पड़ेगा। एक डिबेट में मैं पहले आया था, मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी को हरिद्वार में कोई उनको योग्य प्रत्याशी नहीं मिला। आपको मालूम है जो हरिद्वार में मंगलौर में इन्होंने प्रत्याशी दिया वो उत्तराखंड के रहने वाले भी नहीं है, वो हरियाणा के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़े हैं, हरियाणा में भी चुनाव लड़े हैं, राजस्थान में भी चुनाव लड़े हैं। पार्लियामेंट का चुनाव आप देश में कहीं भी लड़ सकते हैं, लेकिन स्टेट की असेंबली और ऐसा चुनाव जिस समय पूरे राज्य के अंदर एक मजबूत भू कानून की मांग हो रही हो, आप पड़ोसी राज्य से लाकर के प्रत्याशी दे देंगे तो क्या करेगी जनता। दूसरा बद्रीनाथ जी में अभी आपने कहा कि कांग्रेस ही को ले आए। अरे भैया इनकी तो आधी सरकार हम चला रहे हैं। सतपाल महाराज कौन सी पार्टी के हैं, रेखा आर्य कौन सी पार्टी के हैं, सुबोध उनियाल कौन सी पार्टी के हैं, इनके तो आधे मिनिस्टर कांग्रेस के हैं साहब। त्रिपाठी जी, नेहा जी, इनके आधे मिनिस्टर हमारे सरकार। नेहा जी, ये तो बहुत बड़ा आरोप है, धन्यवाद करना चाहिए कि हम वैसे तो उत्तराखंड की राजनीति में हमने देखा है चुनाव से पहले सत्ता की लहर का अपने अपने हिसाब से विश्लेषण करके दोनों तरफ से दल बदले जाते हैं, लेकिन आधी सरकार पूर्व कांग्रेसी है, ये कह रहे हैं दसमाना जी। नेहा जी, आस्था जी, जो विषय आत्मचिंतन का होना चाहिए, लोग नहीं है जो सरकार चला क्यों एक समय पे कांग्रेस पार्टी के जो कद्दावर नेता माने जाते थे अपने अपने क्षेत्र का मजबूती से विधानसभा में क्या करेंगे बताओ। दसमाना जी, सही तरीका नहीं है ये। आप जब बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ, तरीका नहीं बात आने दीजिए, मेरे पास लास्ट 2 मिनट का बात पूरी बात आने दीजिए। नेहा जी, तरीका नहीं है दसमाना जी, 1 सेकंड, देखिए आप सीनियर पैनलिस्ट हैं, तरीका नहीं है डिबेट करने का, बोलने दीजिए, मैं फिर समय दे दूंगी आपको। बोलिए नेहा जी। जो आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए कि ऐसे नेता जो अपने अपने क्षेत्र का मजबूती से विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, वो विकास की खातिर, आइडियोलॉजी की खातिर, आइडियोलॉजिकल बैंक्रप्सी जो कांग्रेस पार्टी के अंदर है उसके खातिर अगर वो अपने पार्टी बदलते हैं और अपने क्षेत्र के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो ये उन्हें भगोड़ा कह देते हैं, उनको बिकाऊ कह देते हैं। जब तक कि इनकी पार्टी में होता है तब तक वो पाक साफ होते हैं। विषय यहाँ पर ये है कि एक बड़ी संख्या में क्यों कांग्रेस पार्टी से पलायन हो रहा है। आज कांग्रेस पार्टी में उत्तराखंड में आप देखेंगे तो नेतृत्व की आपको साफ कमी दिखेगी। ये कह रहे हैं कि हमें बाहर से कैंडिडेट लाना पड़ा। क्यों इनको ये बार बार धर्म की इतने प्रतिशत हिंदू है बद्रीनाथ में, आपने आज तक क्यों नहीं? लेकिन ये सवाल तो नेहा जी देखिए सबके जहन में है। बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी अगर हारी तो वहां तो ज्यादातर आबादी मंगलौर से आती है, आप सबको हिंदू कैंडिडेट क्यों नहीं मिलता? क्यों ये धर्म की राजनीति करते हैं? क्यों कोई मुस्लिम चेहरा ही ढूंढते हैं उस सीट के लिए? क्यों हिंदू चेहरे को कभी वहां पर नहीं उतारते? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति इनके खून में है, इनकी रीति नीति रही है। उसके बाद मैं लास्ट कमेंट के लिए दीपक जी का रुख करूंगी। बोलिए धसमाना जी। देखिए आज से में एक बड़ी हमारी बिटिया है नेहा और बहुत अच्छी सीनियर लीडर है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बेचारे प्रदेश अध्यक्ष को मालूम नहीं है राजेंद्र भंडारी जिन कपड़ों में रात को थे एक दिन पहले जो वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में सरकार के बारे में कह रहे थे, और उसके बाद रातों रात जाकर के पार्टी बदल करके, अरे कहाँ नेहा जोशी आप जाओ, कहाँ बीजेपी के वर्कर जाएंगे? कमेंट किया कौन किससे मिला, इसमें नहीं जाते। दीपक जी मेरा सवाल ये कि अभी उपचुनाव उत्तराखंड में हुए हैं, अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति, भगवान के नाम पर राजनीति, ये विपक्ष खुलकर कर रहा है।
देखिए आस्था जी, मैं बहुत साफगोई से एक बात बताना चाहता हूं कि सिर्फ हम फैजाबाद नहीं जीते, हम पूरा अवध मंडल जीते हैं। और प्रभु श्री राम का जो मंदिर वहां बन रहा है या भी बन करके तैयार हुआ है, वो हम आभार प्रकट करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश। हमें तो आपत्ति इस बात की है कि प्रभु श्री राम के इन लोगों को शर्म भी नहीं आती आस्था जी कि प्रभु श्री राम के नाम पे लोगों ने जिस तरीके से वहां पर घोटालेबाजी की है, वहां पर 74 करोड़ रुपए जो है सिर्फ डेकोरेटिव लाइटों में जो है इन्होंने दान दी। उसके बाद जो पार्षद लोग, पार्षदों ने वहां के मेयर से आपत्ति दर्ज कराई कि 76 करोड़ रुपए में जो पोल लगे थे 6 महीने वो पोल नहीं चल पाए। जो रेलवे स्टेशन की बाउंड्री है, रामपथ का पूरा जो है वो सड़क धस गई। तो हमें आपत्ति इस बात की, और हम फैजाबाद नहीं जीते, हम अगल बगल का पूरा मंडल जीतने का काम नहीं किया। और चुनाव का सिर्फ आधा मिनट हम और लेंगे, नहीं सिर्फ आधा मिनट किसी की जीत होगी तो किसी की हार होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजर से, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तौर पे अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस अपनी बद्रीनाथ सीट उनके पास थी, रिटेन कर पाई है। अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीतने वाली है, या आप लिख लीजिए मंगलौर सीट भी अगली बार केवल 500 से कम वोट के अंतर से हम लोग हारे हैं। और तुष्टीकरण की राजनीति को रिजेक्ट करते हुए मंगलौर सीट भी अगली बार भारतीय जनता पार्टी के पास। दीपक जी 10 सेकंड। हाँ देखिए, अभी बात आपने बाई इलेक्शन की जो अपकमिंग बाई इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की महान जनता जो है वो डबल इंजन की सरकार से पूरी तरह नाराज है। और सिर्फ जनता की नाराजगी नहीं, अब तो इनके खुद के अंदर की गुटबाजी जो है निकल करके बाहर आने लगी। अभी आपने प्रतापगढ़ में मोती सिंह जी को सुना होगा, जो भारतीय के सीनियर लीडर हैं, और किस तरीके से उन्होंने कहा कि थानों और तहसील को लेकर के उसका रमेश मिश्र जी ने किस तरीके से, जो सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने किस तरीके से आरोप लगाया। इन बातों के लिए अब जल्द ही उपचुनाव का मैदान जो है वो लगभग बनकर के तैयार है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। पक्ष विपक्ष दोनों ही अपनी रणनीति को धार दे रहे हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर उपचुनाव में जनादेश से अहम संदेश आया। उत्तराखंड में 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस को जीत की संजीवनी मिली, तो बसपा एक बार फिर से लगातार हार से जूझती दिखी। और पिछले कई चुनावों से आप ग्राफ उठाकर देखें बसपा का, तो उसका डाउनफॉल लगातार जारी है।